नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको प्रकृति के करीब लेकर जाते हैं। वैसे तो भगवान राम और रावण में कई अंतर थे, परंतु उनमें से एक प्रमुख था और वो था प्रकृति और जानवरों के प्रति उनका बर्ताव। जब रावण के सामने जटायु नाम का पक्षी आया तो उसने उसके पंख काट दिए। उसने बैल नंदी को बंदर कहकर अपमानित करा। उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। वहीं दूसरी ओर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, उन्हें पिता तुल्य माना। उन्होंने हनुमान को अपना भाई कहा। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। महात्मा गांधी की बड़ी खूबसूरत एक बात उन्होंने कही थी, एक समाज कितना सभ्य है यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि वहाँ रह रहे जानवरों की हालत हम देखें। एक व्यक्ति एक बेजुबान जानवर के साथ किस तरह पेश आता है, यह उसके वास्तविक व्यक्तित्व का परिचारक है। राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेजुबान जानवरों की आवाज़ बना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF, जिसकी राज्य निदेशक संगीता सक्सेना मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दिव्य प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया। ये जो हमारा WWF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें वन्य प्राणी संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जी जी। और ये संगठन बना भी इसीलिए था कि हम वन्य प्राणियों को संरक्षित करें। जी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मन में एक बड़ी दिलचस्पी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इतनी बड़ी संस्था उभर कर आई, तो उसके पीछे का शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, भारत तक ये संस्था कैसे पहुँची और उसका उद्देश्य क्या है, हम विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी ग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में जी। और हुआ क्या था कि लंदन में एक जू था जहाँ पे आपने जाइंट पांडा हमारा लोगो है, आपने देखा होगा। बहुत ही स्वीट और खूब अच्छा सुंदर सा है, ब्लैक एंड वाइट कलर का। वो उसको क्या कहते हैं, जू में रखा गया एंड काफ़ी लोग उसको देखने आते थे। बट पता चला कि ये जो पांडा है ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीशी है। किसी तरीके से इसका आवास या तो खराब हो रहा है, हैबिटेट उसका डिस्ट्रक्शन हो रही है, या उनकी क्यों नहीं प्रजाति बढ़ पा रही है। उसको बढ़ाने के लिए और उसको संरक्षण देने के लिए जो लाइक माइंडेड लोग थे वो सामने आए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाएं जहां पर हम वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए काम करें। तो 1961 में ये संगठन शुरू हुआ और उसके बाद 1969 में इसकी स्थापना भारत में भी हुई। अच्छा। अब आप देखिए, भारत में जब इसकी स्थापना हुई और हमें ऑलमोस्ट 50 ईयर से ज़्यादा काम करते हुए हो गया है भारत में भी, एंड जिसका जो अब ये संगठन इतना बड़ा हो गया कि हमारे मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं और अपने आप ही वो इसमें काम करते हैं, वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं। एंड उनका मेन सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से जो हमारी नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है या जो हमारा प्रकृति है वो जो नष्ट हो रही है उसको हम किस तरीके से रोकें और हम एक ऐसा प्रकृति जो है उसका निर्माण करें कि भविष्य में मानव जाति और प्रकृति एक सामंजस्य बनाकर रह सके। और जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, वन्य प्राणी की बात कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम तक हम वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ही काम करते थे। बट फिर हुआ क्या कि देखा ये गया कि एक आम मैं भाषा में बात करूं कि अब ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हमारा घर नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा ही सेम केस हो रहा था वन्य प्राणियों के लिए। तो जब वन्य प्राणियों का हम लोग जहाँ उनका रहवास है वो नष्ट हो रहे हैं, जंगल में रहते वन्य प्राणी, जंगल हम काट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है। पानी के जो वन्य प्राणी जो पानी के जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो नष्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारा पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो उन सब को बचाने के लिए ये सोचा गया कि क्यों ना हमारा जो दायरा है काम करने का उसको बढ़ाया जाए। और उसके बाद से
हमने फिर रहवासों पे भी काम करना शुरू किया। जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके हमारे अब 100 से ज़्यादा देशों में ऑफिसेज हैं इसके, जी। और डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। और 1982 में जी। इसका नाम चेंज होके जी। वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया। अच्छा। वाइल्ड लाइफ हटा दिया। जी, जी। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब प्रकृति के लिए काम करते जी। हैं। अब प्रकृति में तो सभी कुछ आ गया, जी। वन्य प्राणी भी आ गए आपके, और ह्यूमन बींग्स भी आ गए, नेचर, क्लाइमेट चेंज, सारी कुछ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रकृति में आ गया। जी। सो तब से कुछ एक आध देश हैं जो अभी भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, जी। बट ये हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। जी। मैडम ने हमें एक बड़ी अच्छी जानकारी दी कि केवल जानवरों के संरक्षण से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। वो जानवर जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिन जंगलों में रहते हैं, उनको बचाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये देखते हैं कि तेंदुआ शहर के अंदर घुस आया, या फिर हम कभी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि सड़क पर कोई जानवर चल के जा रहा है, और अक्सर हम एक ये वाक्य कहते हैं कि वो देखो जानवर सड़क पे जा रहा है, जबकि ये बात गलत है। सड़क जंगल में से जा रही है। हमारी सोच हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं मैडम से जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य नागरिक आपकी इतनी बड़ी संस्थान में अपना योगदान कैसे दे सकता है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना योगदान किस तरह दे सकता है? ओके, ये आपने वैसे बहुत ही अच्छी बात कही है कि क्योंकि हम जब तक आम जनता को अपने काम में नहीं जोड़ेंगे जी। तो उसमें हमारे को हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम इसमें छोटे बच्चों को जोड़ें, कॉलेज के बच्चों को जोड़ें, युवा पीढ़ी को जोड़ें और आम जनता को इसमें जोड़ें। जी। तो WWF में एक ये बहुत बढ़िया सेइंग है कि कैच देम यंग। जी। क्योंकि आप देखिए जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कैसे भी ढालते हैं वो ढल जाते हैं। कहते हैं ना, बचपन में अगर आप अच्छी मॉरल वैल्यूज उनको सिखा दें तो बड़े हो तक उनके मन में वो एक धारणा बन जाती है, वो उसी तरह से काम करते हैं। हम अच्छी अच्छी हैबिट्स उनको सिखाएं। तो यही एक हमारा WWF का जब इंडिया में शुरू हुआ 1969 में, तब से एक हमारा कोर जो हमारा एरिया था वो था एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा को लेके हमने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले बच्चों को एजुकेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनको इंस्पायर करें, प्रेरित करें कि भाई वो प्राकृतिक संरक्षण है क्या, वन्य प्राणी संरक्षण क्या चीज़ है और उन्हें क्यों इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। उनको हमने इंस्पायर किया, फिर उनको हम इन्फॉर्म करें, राइट। उनको हम ऐसी चीज़ें दें, रिसोर्स मटेरियल दें कि ताकि वो उसके बारे में पढ़ें, और फिर हम उनको एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें जो युवा पीढ़ी है। तो यही हमारा है कि WWF में हमारे कई प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें हमारे 5 मेन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक तो है हमारा वाइल्ड विजडम क्विज, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे अब लास्ट आई थिंक 13 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो कि क्विज है इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ, आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा क्विज है ये वाइल्ड लाइफ क्विज। अरे वाह। जिसमें वन्य प्राणियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए क्विज में पार्टिसिपेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि कौन जीते कौन हारे उससे कोई मतलब नहीं है, पर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, कितनी बुक्स पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हर बच्चा उसके बारे में जानता है। और मेरा एक मानना ये है कि अगर जब तक हमारे में एक नॉलेज नहीं होगी, हम अगर किसी के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसको आगे संरक्षित करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक मेरा बहुत मानना है। तो इसलिए हम सबसे पहले नॉलेज देते हैं बच्चों को, और उसके बाद उसी तरीके से एक हमारा है पीपल फॉर प्लैनेट प्रोग्राम, जिसमें हम युवाओं को जोड़ते हैं। युवाओं जैसे महाविद्यालय के बच्चे हैं, उसमें हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा WWF के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ कि हम लोग राइट फ्रॉम, आप देखिए क्रिटिकल स्पीशीज़ हैं, टाइगर है, आपने अभी टाइगर की बात की, या आपने तेंदुआ लेपर्ड की बात करी कि शहरों में आ जाता है, बहुत अच्छी बात करी कि एक्चुअली वो शहर में हमारे नहीं आया है, हमने उनके घरों में जाके अपने को विकसित कर लिया है, उनके जंगलों में घुसता। एब्सोल्युटली। हम फॉरेस्ट को काट के हम अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं पेड़ों का जंगल काट के। तो
वो हमारे उसमें नहीं आए, हम उनके घर में घुसे हैं। फिर हम उसी तरीके से अपना एक 1 हॉर्न राइनो है जो अपना यहाँ पे इधर ऊपर अरुणाचल आसाम में है, काजीरंगा उधर की साइड, उनकी पोचिंग बहुत होती है उनका, क्योंकि जो हॉर्न है वो माना जाता है, लोग कहते हैं कि किसी ऐसी दवाइयों में काम आता है कि उससे मतलब शक्ति बढ़ती है और अपना, तो उसके लिए पोचिंग बहुत होती है, तो उसको रोकना किस तरीके से पॉलिसी मैटर्स ऐसे बनाने कि उनका हम, क्योंकि वो भी एंडेंजर्ड स्पीशी है और उनका भी काफ़ी कम होती जा रही है, और उनका कैसे कहीं पे ज़्यादा कम हो गई तो उसको कैसे रिलोकेट करना एक जगह से, काजीरंगा से मानस में या पवित्रा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हर जगह देखना कि उनकी जो एरिया है उसमें वो सफिशिएंट हो, मतलब। और दूसरे एलिफेंट्स, आपने देखा होगा हमारे जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स, ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, पर उसकी वजह से जो एलिफेंट का जो ट्रैक है, जो वो घूमते हैं एक जगह से, उनका एरिया हम नष्ट कर रहे हैं, तो वो वहाँ से नष्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी जगह जाएंगे। अब वहाँ बीच में अगर गांव पड़ते हैं तो उसमें उनका थोड़ा बहुत तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, क्रिटिकल स्पीशीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही मतलब मानी जाती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड है, इनको हमें बचाना चाहिए, तो इनके लिए काम करते हैं। देन आप देखिए आजकल हमारा वेटलैंड, आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, वो बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल से 1700 दशक से अगर हम बात करें तो कुछ नहीं तो 60 से 80% जो है हमारा खत्म ही हो गए वेटलैंड्स। एक बार बताएंगे वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होता है जहाँ जो मार्शी एरिया होता है या दलदल वाला, या जहाँ पे छोटे से पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे इस तरह से फैंस, स्प्रिंग्स जिसको बोलते हैं, वो होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे भोपाल तो आप देखिए इतना अच्छा है, हम लोग अपने आप को इतना हमें कहना चाहिए, भाग्यशाली मानना चाहिए कि भोपाल में हमारे पास वेटलैंड भी है, और भोज वेटलैंड अपना इतना बड़ा है जिसकी एक इंटरनेशनल स्टेटस है इसका। फिर हमारे अपर लेक, लोअर लेक, बहुत वेटलैंड, और ये वेटलैंड जो है ये हमारे को सोर्स ऑफ वाटर भी हैं, क्योंकि आप देखिए अपर जो लेक है वो पहले तो भोपाल में आधी से ज़्यादा जो हमारी जनता थी उसको पानी वही प्रोवाइड करते थे। और वेटलैंड की जो इकोसिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेटलैंड के जितने भी ये हमारे प्लांट्स होते हैं वेटलैंड के अंदर, ये आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भेजते हैं। जैसे जंगल में तो हम कहते हैं ना कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन देता है, पर जो वेटलैंड्स और जो रिवर्स हैं उनकी जो प्लांट्स हैं वो हमारे आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है जितनी यूज़ करते हैं हम, वो हमारी वेटलैंड से आती है। कि जैसे जंगलों से जो पेड़ लगे हैं उनकी वजह से हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ऑक्सीजन हमको वेटलैंड में जो पौधे लगे हैं उनकी वजह से मिल रहा है। एब्सोल्युटली, वेटलैंड के जो पौधे हैं, हाइड्रोफाइट्स या जो भी हमारे रहते हैं, उनसे हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और वेटलैंड आप जानती हैं कि पॉल्यूशन की वजह से एक तो सारी मतलब जिनका एफ्लुएंस है सब पानी में चले जा रहे हैं, पॉलीथिन्स हमारे जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार सूख जाते हैं एकदम से। तो ये सारी चीज़ें वेटलैंड पे वर्क कर रहे हैं कि उनको कैसे रिस्टोर किया जाए, कैसे उनको हम संरक्षित करके उनको साफ सुथरा बना के और फिर से रीयूज कर सकते हैं, तो वेटलैंड पे होता है। इसी के साथ साथ हमारे जो नेशनल पार्क्स होते हैं, तो नेशनल पार्क्स के बीच में जो है वो कॉरिडोर्स आते हैं, जैसे अपना कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो उसमें बीच में जो रास्ता है, तो अब वन्य प्राणी है उसको तो पता नहीं है कि मेरा एरिया यही है, वो तो एक एरिया से दूसरे एरिया में चल के जाता है। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग क्योंकि इतने बढ़ गए हैं, तो वहाँ बीच में गांव भी पड़ रहा है, उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर अपनी खेती करनी शुरू कर दी, तो वो उसमें से बीच में से निकलता है। तो WWF इंडिया जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ मिलके उन कॉरिडोर्स पे वर्क करता है, एंड उन जो गांव वाले बीच में पड़ते हैं उनसे बातचीत करके कि किस तरीके से आप अपने
इसको ना बढ़ाइए और उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे कम हो, जी। कैसे वो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स उनको दें, मतलब ताकि सस्टेनेबल वे में वो भी रहें, डेवलपमेंट भी हो, जी। बट उसके साथ साथ हम वन्य प्राणियों को भी बचा सकें। जी। तो इस तरह से हम लोग बहुत डिफरेंट एरियाज़ में हमारी टीम्स हैं, जिस हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है जी, जी। और मेरा मध्य प्रदेश में है। जी। तो यहाँ पे तो वहाँ पे हमारी टीम्स बनी हुई हैं, वो अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, लैंडस्केप्स पे वर्क करती हैं। जी। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा प्रदेश तो इतना अच्छा है कि यहाँ पे टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा अच्छी है। जी, जी। सबसे ज़्यादा है। और अभी सेंसस आए नहीं है, रिपोर्ट नहीं आई है इस साल के, तो अब पता चलेगा। वैसे चांसेस हैं कि अच्छी होनी चाहिए। एंड देन हमारे लेपर्ड स्टेट भी है ये, जैसे आप जानते हैं लेपर्ड की संख्या बहुत अच्छी है। आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि हमारे यहाँ वल्चर कंजर्वेशन भी हो रहा है। अरे वाह। जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप पूछेंगे कि वल्चर को क्यों कंजर्व करना है, उससे क्या पर्यावरण का फायदा है। सो देखिए, वल्चर जो है वो भी हमारे जो पूरी एनवायरनमेंट को है वो क्लीन करते हैं जी। पॉल्यूशन में बहुत, मतलब पॉल्यूशन को जो होता है हमारा, जैसे कोई भी कैटल है या कोई मर जाती है। जी, हमने जैसे पिक्चरों वगैरह में देखा है, कभी कोई गाय या कभी कोई भी जानवर जब किसी प्राकृतिक कारणों की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वल्चर आकर उसे खा जाता है। बिल्कुल जी। सो वल्चर का काम ही ये है, वो उसी तरह से जो मरा हुआ जीव जंतु है जंगल में, तो वो उसको खाता है। इसका मतलब वो जंगल को साफ भी कर रहा है। जी। बहुत दिन तक कोई अगर जानवर पड़ा रहेगा तो उससे बदबू भी आएगी और वहाँ बीमारी भी फैलती है। तो वल्चर उस चीज़ को भी साफ कर रहा है, तो कितना हमारा एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है। तो वल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर क्योंकि वल्चर भी हमारे कम हो रहे थे जी। उसका रीज़न भी एक डिफरेंट है कि क्यों कम हो रहे थे। क्योंकि एक कैटल में जब पेट दर्द होता है या डिफरेंट, तो उसमें एक डाइक्लोफेनेक नाम की एक मेडिसिन होती है जो वो देते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जब वो कैटल मरता है तो किसी भी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब वल्चर उसके ऊपर फीड करते हैं तो वो उनकी इंटेस्टाइन में जाके डाइक्लोफेनेक जो है तो वो असर करती है। हम लोगों ने पहले कैटल को दी थी, जानवरों को दी थी, उनके मरने के बाद वो दवाई वल्चर के अंदर चली जाती है, तो उसकी वजह से उसको समस्या आती है। वल्चर जो है वो भी मर जाता है। अरे, वो उसको नुकसानदायक है। एक चीज ठीक हो रही है तो पर वो नुकसानदायक है। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज जो है वो प्रकृति में इंटरलिंक्ड है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पीशीज अगर कम हो रही है तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी स्पीशीज तो हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। टाइगर अगर है तो इसका, अगर टाइगर जो है वो एक एपेक्स पे है फूड चेन में, अगर टाइगर है इसका मतलब उस जंगल में उसका प्रे बेस अच्छा है, मतलब जो आपके हर्बीवोर्स हैं जिनके ऊपर वो फीड करता है वो सब मौजूद हैं। इसका मतलब अच्छी क्वांटिटी में, तभी टाइगर हेल्दी है। और वो सब क्यों हर्बीवोर्स हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड भी है, वहाँ पे आपके पेड़ पौधे और पेड़ भी हैं ताकि टाइगर अपने रह भी सके, तो ये पानी भी है, तो ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। तो हम इसीलिए मैंने कहा कि हमने क्यों नाम चेंज किया, खाली वाइल्ड लाइफ नहीं करते हुए ये उनका पूरी चीज़ें हमने इंटरलिंक करी, और इसलिए हमको हर एक पे काम करना पड़ता है। वेटलैंड्स पे भी काम करते हैं, जंगल में, फॉरेस्ट पे, एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर आप कहेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, आप एग्रीकल्चर में क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, केमिकल। तो हम यहाँ पे फार्मर्स को, किसान अपने भाइयों को ये समझाते हैं कि प्लीज़ आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करिए। जितनी ज़्यादा आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करेंगे, गोबर खाद यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रासायनिक खाद क्या है, हम डालते हैं, पानी डाला उसमें, वो रसायन जो है, केमिकल जो है वो मतलब नीचे अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर, और वो पास में जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं वो उसको पॉल्यूट करता है फिर। अच्छा, मतलब जहाँ पर खेती चल रही है और अगर किसान वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, कीट कीटाणु को मारने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, तो वो ज़मीन के माध्यम से आसपास के तालाबों में भी जा सकता है, जो पानी की बॉडीज हैं उनमें जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए एक अच्छा समाधान आपने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी, इनका इस्तेमाल हमको ज़्यादातर करना चाहिए, किसानों को करना चाहिए अपनी इसमें। क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें जो आपके अर्थवर्म्स हैं, जो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को
ठीक रखते हैं वो भी रहते हैं। केमिकल और इंसेक्टिसाइड डालने से वो भी मर जाते हैं उनके जी। तो उससे क्या होता है, जो आपकी खेती को फायदा पहुंचाएगा वो भी मर रहे हैं। बट किसान क्यों यूज करते हैं उसको, क्योंकि उससे उनकी पैदावार थोड़ी ज्यादा होती है। बट ये उनको हम समझाते हैं कि शुरू में 1-2 साल तक तो आप अच्छे से क्रॉप ले सकते हैं, पैदावार अच्छी होगी, बट धीरे धीरे आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो आप फिर कुछ उगा ही नहीं पाएंगे, वो बंजर जमीन बन जाती है। तो ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। जी मैडम, आपने जैसे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में हमें बताया, आपने बताया कि जैसे एक तो टाइगर थे, लेपर्ड हैं, फिर आपने बताया कि जो एक सींग वाले जो राइनोसोरस हैं उनके बारे में बताया, फिर आपने बताया कि वल्चर्स के प्रिजर्वेशन के बारे में बताया, कंजर्वेशन के बारे में बताया। और कोई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम हो रही है? जैसे एक्चुअली थ्रेटन स्पीशीज़ भी हैं, डॉल्फिन हैं हमारे। एंड अगेन मैं बताना चाहूँगी, आई फील सो प्राउड कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एमपी में डॉल्फिन भी हैं। आपने कभी सुना है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। एमपी में, मध्य प्रदेश में वो नेशनल चंबल सेंचुरी है, तो वहाँ पे भी डॉल्फिन मिलती हैं। अरे वाह। तो आप कभी जाइए वहाँ पे देखिए। तो उनके लिए भी, वो भी, उनकी भी स्पीशी कम हो रही है। वो भी रीज़न यही है कि हमारा पॉल्यूट हो रही है रिवर, और क्या कहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो इन सब वजह से जो है डॉल्फिन की जो, और या फिर उनका हम लोग कोर्स ऑफ, जैसे रिवर एक जा रही है उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं कहीं और, या उनका मतलब, तो उस वजह से भी काफ़ी उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जी मैडम, आपकी संस्था के साथ इस वक्त कितने लोग तकरीबन जुड़े होंगे? क्योंकि आपने बताया कि एक तो आप बच्चों से बातचीत करती हैं, उसके बाद आप युवाओं को भी जोड़ती हैं, तो तकरीबन कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े होंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अगर हम ग्लोबली हाँ नहीं दे पा सकते, बट एनीवे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग तो हमारे साथ ग्लोबली जुड़े हुए ही हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो लाखों लोग हमारे संस्था के साथ जुड़े हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो लास्ट मेरे ख्याल से हमारे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारा जो ये वॉलंटियर प्रोग्राम है उसमें हम लोगों को बोलते हैं कि आप आओ। एंड वॉलंटियर प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनकी जैसे इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, तो उसी इंटरेस्ट के साथ हम उनको कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, हमारे साथ काम करिए और अपनी जो स्किल है उसको और मतलब एनहांस करिए। तो वो हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ नहीं तो 5-1 हज़ार मध्य प्रदेश में वॉलंटियर्स हैं हमारे। धन्यवाद मैडम, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद।